Friends, today we will talk about the triple test which the courts of law exercise while determining and deciding the bail applications under IPC and other relevant provisions of law under the criminal law as it stands in India today. तो मित्रों, जो ट्रिपल टेस्ट है वो क्या होता है? जब किसी न्यायालय के सामने किसी अभियुक्त की या किसी आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र जाता है न्यायालय के समक्ष, तो न्यायालय को मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर विचारण करना होता है बेल एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ या डिसाइड करते समय, किसी भी जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुनाते समय। तो वो तीन वस्तुएं क्या हैं? तो पहला उसमें से कहा जाता है कि द फ्लाइट रिस्क, कि जो अभियुक्त है या जो आरोपी है उसको उसके फरार होने के, उसके कानून की परिधि से भाग जाने के, फिजिकल तौर से भाग जाने के कितनी आशंका है कि वो वापस कानून के समक्ष नहीं आएगा, इस बात की कितनी आशंका है, इस बात का कितना डर है। तो फ्लाइट रिस्क क्या है उसका। दूसरा पक्ष ये आता है कि वो गवाहों को, जो उसके विरुद्ध जो भी उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, जो भी उसके ऊपर आरोप तय हुए हैं, या जो भी उसके विरुद्ध जो जिन ऑफेंसेस का या जिन धाराओं के अंतर्गत वाद लंबित है, परिवाद लंबित है, मुकदमा चल रहा है, उनमें जो गवाह उसके विरुद्ध हैं, विटनेसेस हैं, उनको प्रभावित करने या उनको एडवर्सली उनको नुकसान पहुंचाना या गवाहों को प्रभावित करने का कितनी आशंका उसके प्रति है। यानी आरोपी क्या गवाहों को प्रभावित तो नहीं कर सकता जब वो छूट कर आएगा बेल पर? ऐसा तो नहीं है कि वो गवाहों को किसी प्रकार से क्षति पहुंचाने का प्रयास करे, उनको प्रभावित करने का प्रयास करे, जिससे कि उसके विरुद्ध वो साक्ष्य न दे पाए, गवाही न दे पाए, और उसके विरुद्ध जो मुकदमा है वो कमजोर हो जाए किसी प्रकार से, इस कारण से क्योंकि उसने गवाहों को कॉम्प्रोमाइज कर लिया या प्रभावित कर लिया किसी प्रकार से। तो दूसरा ये होता है। और तीसरा है कि वो साक्ष्य जो उसके विरुद्ध इकट्ठा किए गए हैं या जो आगे भविष्य में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब चलता रहता है, जांच प्रगति पे होती है, तो आगे भविष्य में जो साक्ष्य उसके विरुद्ध एकत्र किए जाने हैं उनको तो कहीं वो नष्ट नहीं करेगा, या जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसको तो प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा, और जो साक्ष्य हैं उनको नष्ट करने का प्रयास तो नहीं करेगा। तो ये तीन मुख्य बिंदु होते हैं जिनको हम सामान्यतः ट्रिपल टेस्ट कहते हैं। कानून की जो विधि की भाषा है उसमें ट्रिपल टेस्ट, हम इनको सामूहिक रूप से इन तीनों को ट्रिपल टेस्ट की श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि अब जैसे बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं, कोई फिल्म स्टार्स हैं या जो राजनीतिक लोग हैं जो आरोपी होते हैं किसी मुकदमे में, जो प्रभाव डाल सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, प्रभावशाली लोग होते हैं, तो उनको देखा जाता है कि जब वो छूट करके आते हैं तो कई प्रकार से इसका दुरुपयोग जमानत का कर लेते हैं या हो जाता है, जाने या अनजाने। तो ऐसी परिस्थिति में उनके विरुद्ध जो मुकदमा चल रहा है, जो चार्जेस उनके खिलाफ हैं, जो केस उनके खिलाफ चल रहा है, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो उसको प्रभावित होने से रोकने का कोर्ट का एक प्रयास रहता है कि जब जमानत दें तो इन कंडीशंस पे दें, कंडीशनल बेल ऑर्डर पास करें, और एक सशर्त जमानत दें कि अभियुक्त इन सब बातों को, इन सब आशंकाओं को नहीं परिणाम स्वरूप करेगा और इन सब आशंकाओं से दूर रहेगा मुकदमा, और बिल्कुल एक स्वच्छ और निष्पक्ष रूप से उसकी ट्रायल होगी, उसकी जांच होगी। पहले जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई क्राइम ब्रांच, सीबीसीआईडी या सीबीआई हो, या फिर एनआईए हो, अगर कोई इस तरह का आतंकवादी मामला है, आतंकवाद से रिलेटेड मामला है, या यूपी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट्स का मामला है,
यूएपीए का मामला है। तो ये सब चीजें न्यायालय को समक्ष विचारण के लिए होती हैं, और इसमें समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने और कुछ हाई कोर्ट्स ने भी गाइडलाइन जारी की हैं कि बेल जो है वो एक राइट है और डिनायल ऑफ बेल एक एक्सेप्शन है। बेल इज अ रूल एंड डिनायल ऑफ बेल, जेल इज एक्सेप्शन। डिनायल ऑफ बेल कहें या उसे जेल कहें, क्योंकि जब डिनायल होगा तो आरोपी जेल में होगा, तो ये स्पष्ट है। और इसी तरह से एक अग्रिम जमानत का भी एक प्रावधान है 438 सीआरपीसी में। तो 438 सीआरपीसी में अग्रिम जमानत कब मिलती है, एंटिसिपेटरी बेल कब मिलती है, जब ये ट्रिपल टेस्ट भी देखे जाते हैं और उसके आधार पर कोर्ट इनको भी ध्यान में रखता है। उसके अतिरिक्त वो ये देखता है कि क्या वास्तव में इनको अरेस्ट होने से कोई इनकी सामाजिक, आरोपी की कोई सामाजिक आर्थिक क्षति पहुंचने वाली है, अपूर्णीय क्षति तो नहीं होने वाली है। क्योंकि यदि मामले में उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और महज एक डर के कारण या किसी गलतफहमी के कारण या किसी त्रुटि के कारण, जो कि प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण किसी एफआईआर में उनका नाम आ गया और इस आधार पर उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो कहीं इससे उसकी प्रतिष्ठा पर या उसकी धन संपदा पर या उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर तो आंच नहीं आ जाएगी, क्योंकि इस एक कलंक लग जाता है, एक स्टिग्मा लग जाता है जब आदमी अरेस्ट हो जाता है किसी मामले में, जो जेल चला जाता है, तो भले ही वो निर्दोष ही क्यों ना हो। तो उन सब मामलों को ध्यान में रखता है कोर्ट जब भी अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय देता है या एंटिसिपेटरी बेल पर निर्णय देता है। तो तमाम इस बारे में हम कभी आगे भी चर्चा, अवसर मिला तो अवश्य करने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।